जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ ऑफ CS 615। आज हम CS 615 के लेक्चर नंबर 24 को कवर करने वाले हैं, जो लेक्चर नंबर 23 का ही रिमेनिंग पार्ट है। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 23 के लास्ट पे एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन की थी, जो कि STP था। तो आज हम इसी टॉपिक की बेस पे तमाम लेक्चर को कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको फाइनल टर्म एग्जाम से पहले मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप STP के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि STP को बनाने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट के प्लानिंग को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। अगर तो ये शॉर्ट में आएगा तो आपने इन टूल्स एंड टेक्निक्स के नाम लिखने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लाइन्स मैंने अंडरलाइन की हैं जो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टूल एंड टेक्निक है वो आपके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग मैथडोलॉजी है। ये मैथडोलॉजी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है जो प्रोजेक्ट टीम को गाइड करती है कि उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट के प्लान को डेवलप करना है। और ये दो तरह की होती है, सिंपल भी हो सकती है, कम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने याद ये रखना है कि अगर ये सिंपल है तो किस तरह होगी, और अगर कम्प्लेक्स है तो किस तरह कम्प्लेक्स हो सकती है। तो अगर तो ये सिंपल है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हो सकती है या फिर टेम्पलेट्स की फॉर्म में हो सकती है। बट अगर ये कम्प्लेक्स हो जाएगी तो ये फिर किसी रिक्वायर्ड सिमुलेशंस की सीरीज़ की तरह हो सकती है। इसके अलावा इसमें दो तरह के टूल यूज़ होते हैं, हार्ड भी एंड सॉफ्ट टूल भी यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे जो हार्ड टूल हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरह हो सकते हैं, और जो सॉफ्ट टूल होते हैं वो फैसिलिटेटेड स्टार्टअप मीटिंग की तरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हैं ये MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जैसे मैं आपको MCQs बता रही हूँ सेम ऐसी चीज़ आपने इन्हें प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद स्टैक होल्डर स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब कि हर स्टैक होल्डर के पास उसकी कुछ स्किल्स होती हैं, उसके पास कुछ नॉलेज होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, मतलब कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होता है जिधर स्टैक होल्डर्स प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सकें। बट यहाँ पे कुछ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो ये हैं कि कौन कंट्रीब्यूट करेगा, क्या कंट्रीब्यूट करेगा और कब कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि जब हम बात करते हैं स्टैक होल्डर की स्किल्स एंड नॉलेज के बारे में, तो उसमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि कंट्रीब्यूट करना है तो किसने करना है, कब करना है और क्या कंट्रीब्यूट करना है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आउटपुट को गैदर करता है, इंटीग्रेट करता है, इसके अलावा शेयर करता है। और इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक होता है, मतलब कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेके क्लोज तक तमाम काम होता है। ये मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटेड भी हो सकता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली भी काम हो सकता है, इसमें मैनुअल भी हो सकता है। और ये जो अंडरलाइन मैंने कर दी है लाइन, ये MCQs के लिए आपने देखनी है कि जो PMIS है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने इसके एब्रीवेशन को देख लेना है, क्योंकि MCQs में अक्सर शॉर्ट फॉर्म गिवन होती है और आपको फुल फॉर्म बतानी होती है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आउटपुट्स को गैदर भी करेगा, इंटीग्रेट भी करेगा, शेयर भी करेगा, और इसमें जो काम होगा वो मैनुअल भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो ये है कि EVM स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो EVM जो है वो एक अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट होती है। इसमें क्या होगा कि इसमें स्कोप, स्केड्यूल, रिसोर्सेज वगैरह को कंबाइन किया जाएगा। ये MCQs में आपसे इस तरह पूछा जाता है कि वो कौन सी टेक्निक है जो प्रोजेक्ट के स्कोप को, उसके स्केड्यूल को, उसके रिसोर्सेज को कंबाइन करती है, मेजर करती है और रिपोर्ट रेडी करती है। तो वो EVM होती है, यानी कि अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट ऐसी टेक्निक होती है जो प्रोजेक्ट के स्कोप को, उसके स्केड्यूल को, उसकी रिसोर्सेज को कंबाइन करेगी, मेजर करेगी और रिपोर्ट भी रेडी कर देगी। इसके बाद आउटपुट्स फ्रॉम STP। तो यहाँ पे STP के जो आउटपुट हैं वो प्रोजेक्ट प्लान है, मतलब कि प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली एक फॉर्मल और अप्रूव डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मैनेज की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ MCQs वगैरह बताए गए हैं कि कुछ एप्लीकेशन एरियाज़ में एक टर्म यूज़ होती है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। मतलब कि जब प्रोजेक्ट प्लान के डॉक्यूमेंट को आपने रेफ़र करना है तो उसके लिए आप एक टर्म यूज़ करेंगे विच इज़ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है STP एग्जीक्यूशन। STP एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि जो प्लान आपने बनाया था आपने उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट भी करनी है। मतलब जो प्लान आप बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है, वो एग्जीक्यूशन कहलाता है, यानी कि काम को एग्जीक्यूट करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि STP एग्जीक्यूशन की इनपुट्स कौन कौन सी होती हैं। ये आपने सेम एज इट इज़ इनके पॉइंट ही याद करने हैं, मतलब कि आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि STP एग्जीक्यूशन की इनपुट्स कौन कौन सी हैं, कितनी हैं और उनके क्या नाम हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट का प्लान है। प्लान का आपको पहले भी पता है कि इसमें ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं, मतलब कि स्कोप प्लान किया जाता है, इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान होते हैं, कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट प्लान होता है, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान इसमें
एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास स्पोर्टिंग डिटेल वगैरह, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ एस्टिमेशंस वगैरह होती हैं जिसे हम स्पोर्टिंग डिटेल का नाम देते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, यानी कि कंपनी के रूल्स वगैरह होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं जो एग्जीक्यूशन पर इफ़ेक्ट कर सकती हैं। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन जो रिस्क के चांस को कम कर देते हैं वो प्रिवेंटिव एक्शंस कहलाते हैं, और ये एमसीक्यूज़ में इसकी डेफिनेशन गिवन होती है और आपने बताना होता है कि डेफिनेशन किसकी है। उसके बाद करेक्टिव एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट प्लान के साथ साथ अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इनके नाम ही याद रखने हैं कि एसटीपी एग्जीक्यूशन में जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं और कौन कौन सी, इनके क्या नाम हैं। उसके बाद एसटीपी एग्जीक्यूशन के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो कौन सी हैं, उनके नाम आपने लिखने होते हैं। शॉर्ट में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसमें सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, मतलब लीडरशिप वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह करना, यानी कि कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिनके बगैर आप एग्जीक्यूशन का प्रोसेस नहीं कर सकते। इन स्किल्स के बगैर आप एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन इन स्किल्स के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है प्रोडक्ट स्किल एंड नॉलेज, मतलब जो भी प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका डोमेन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम, यानी कि ये एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जो बताता है कि कौन सा काम करना है, कब करना है, किस सीक्वेंस में स्टार्ट करना, मतलब पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। तो ये वर्क ऑथराइजेशन सिस्टम कहलाता है। उसके बाद है स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स। जो आपके पास स्टेटस रिव्यू मीटिंग्स होती हैं ये रेगुलरली स्केड्यूल की जाने वाली मीटिंग्स होती हैं जो कि प्रोग्रेस को डिस्कस करती हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्ड की जाती हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब कि एग्जीक्यूशन के दौरान जो डेटा को ट्रैक करना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब ये डिसाइड करना कि कंपनी के प्रोसीजर्स जो एग्जीक्यूशन में आपकी हेल्प करेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद एसडीपी एग्जीक्यूशन के कुछ आउटपुट्स हैं। सबसे पहले है वर्क रिजल्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके लास्ट पे आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि जो काम आपने कंप्लीट किया है उसमें ये देखना कि कौन से डिलीवरेबल कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से पेंडिंग है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कॉस्ट कितनी स्पेंड हो चुकी है, ये तमाम चीज़ें देखना वर्क रिजल्ट कहलाता है। उसके बाद है चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो क्लाइंट दरमियान में कोई चीज़ चेंज करने को बोल देता है, मतलब कि प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करवा देता है, कॉस्ट वगैरह बजट चेंज करवा देता है, स्केड्यूल चेंज करवा देता है। मतलब कभी कभार कह देता है कि मुझे जल्दी चाहिए, या फिर कभी बोल दे कि मुझे थोड़ा लेट भी मिल जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट होती हैं वो चेंज रिक्वेस्ट होती हैं, और इन्हें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, और अप्रूवल के बाद ही आपने इम्प्लीमेंट करना है काम, यानी कि जब आपका क्लाइंट आपको अप्रूवल दे देगा उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। तो ये आपके पास एसटीपी की कुछ आउटपुट्स होती हैं, इसकी इनपुट कौन सी हैं, आउटपुट कौन सी हैं, इसके लिए टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होनी है, ये सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर नंबर 24 कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लास्ट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। एंड फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।